डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपका लेक्चर है ये आपका स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन सब्जेक्ट का है। उसमें एक यूनिट है आपका रिलेज़ के ऊपर, प्रोटेक्टिव रिलेज़ के ऊपर। तो उसका जो सेकंड टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटेक्टिव रिलेज़, तो मेरा लेक्चर जो है वहाँ से शुरू है बेसिकली, क्योंकि जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ है शायद वो आप लोगों ने पढ़ रखा है। तो मैं जो लेक्चर बना रहा हूँ या फिर मैं बनाऊँगा आप लोग के लिए, वो यहाँ से शुरू होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटेक्टिव रिलेज़। ठीक है, तो इसको पढ़ने के पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। देखिए, रिले का काम क्या है? रिले का काम है फॉल्ट को सेंस करना, और कोई काम नहीं रिले का। ठीक है, रिले का काम है फॉल्ट को सेंस करना और सिग्नल भेजना। उसके आगे आप उस सिग्नल का क्या करते हो, रिले को उससे मतलब नहीं है। ठीक है, समझ गए? रिले का काम है बस जो भी एबनॉर्मल कंडीशन है उसको सेंस करेगा और उस चीज़ को आगे भेजेगा। उसके आगे आप सर्किट को ट्रिप कर रहे हो, सर्किट को ऑन कर रहे हो, वो आपके ऊपर है। तो रिले इज ए सेंसिंग डिवाइस। क्या है रिले? क्या है रिले? जो है वो आपका एक सेंसिंग डिवाइस है। इसको ज़्यादा प्रिसाइज वर्ड में समझिए, फॉल्ट सेंसिंग डिवाइस। फॉल्ट कह लीजिए या फिर एबनॉर्मल ऑपरेशंस कह लीजिए, जो भी आप समझना चाहते हैं वो है बस। रिले जो है वो सर्किट को ट्रिप करे या ना करे वो आपके ऊपर है। ठीक है, लेकिन काम इसका वही है कि जो भी एबनॉर्मल कंडीशन आएगा, जो भी इम्बैलेंस होगा, उसको सेंस करके आपको बता देगा भैया कि देखो ये चीज़ हो रहा है, इसको आपको जैसे यूज़ करना है आप कर लो, इसको कोई मतलब नहीं। ठीक है, आगे फिर अगर आप ब्रेकर लगाना है तो ब्रेकर लगा के सर्किट को ऑफ कर दीजिए, और अगर आपको ऐसा कोई डिवाइस लगाना है आगे कि फॉल्ट सेंस होने के बाद वो चल पड़े, समझ रहे? फॉल्ट सेंस होने के बाद वो चल पड़े तो वो डिवाइस लगा दीजिए। ठीक है, तो रिले के आगे आपको सर्किट ऑन करना है या ऑफ करना है ये आपके ऊपर है। लेकिन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम रिले का जो ऑपरेशन करते हैं सर्किट को ट्रिप कराने में करते हैं, इसीलिए हम इसको जो कहीं भी आप पढ़ेंगे इसको तो आगे में ट्रिप लिखा रहेगा, टू द ट्रिप सर्किट। और अगर ट्रिप नहीं कराना है, स्विच को ऑन कराना है तो वो कराइए आप। ठीक है, तो वो चीज़ है। तो बेसिकली इसका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में खास करके प्रोटेक्शन में ट्रिपिंग के लिए यूज़ करते हैं, इसीलिए इसको हम जहाँ भी आप डायग्राम में भी आप आगे देखेंगे वहाँ लिखा रहेगा टू दी ट्रिप सर्किट, है ना। बट बेसिकली ये एक सेंसिंग डिवाइस है। अब डिपेंडिंग अपॉन द टेक्नोलॉजी जो आपका है, द रिलेज कैन बी ऑफ 3 टाइप्स: इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले, स्टैटिक रिले, माइक्रो प्रोसेसर रिले। और फंक्शन अगर हम देखें तो क्या फंक्शन का, देखिए ये हुआ टेक्नोलॉजी, मतलब कि किस चीज़ से बना हुआ होगा। ठीक है, टेक्नोलॉजी का मतलब है किस चीज़ से बना हुआ होगा। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेज है तो उसमें ये मान के चलिए एक आयरन कोर होगा, वाइंडिंग होगी, कुछ ना कुछ उसमें डिस्क लगा हुआ होगा। स्टैटिक रिलेज में मतलब कुछ ना कुछ स्टैटिक डिवाइसेस लगे हुए होंगे, जैसे आपका डायोड लगा होगा, बीजेटी लगा हुआ होगा, आपका मॉसफेट लगा होगा, ये सब लगा होगा। अब माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड रिलेज में आपकी चिप रहेगी, चिप में आप प्रोग्रामिंग करेंगे, प्रोसेसिंग का प्रोग्रामिंग करेंगे, ये है आपका टेक्नोलॉजी। अब फंक्शन का क्या मतलब है? फंक्शन का मतलब ये है कि ओवर करंट रिलेज। अब इसको वर्ड को पकड़िए, ओवर करंट रिलेज। तो ये किस चीज़ के लिए काम करेगा? ये उस कंडीशन में काम करेगा जब आपके सिस्टम के अंदर करंट ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो ये फंक्शन कब करेगा? ओवर करंट रिले फंक्शन कब करेगा? जब करंट का वैल्यू ओवर हो जाएगा। ओवर मतलब ज़्यादा हो जाएगा, मतलब एक आप रेफरेंस वैल्यू सेट करोगे और उस रेफरेंस वैल्यू से जब करंट ऊपर निकलेगा तो ये रिले ऑपरेट करेगा। ठीक है, तो इसका फंक्शनलिटी किस पे डिपेंड किया? करंट के ऊपर। और करंट जब इंक्रीज करेगा तो ये रिले जो है वो इसको सेंस करेगा और ऑपरेट करेगा। तो इसको कर देता हूँ इंक्रीज द सेट वैल्यू। बहुत इजी है रिले का, रिले टॉपिक बहुत इजी है। उसके बाद है अंडर वोल्टेज रिले। ये कब काम करेगा? ये अंडर वोल्टेज रिले तब काम करेगा
जब आपके सिस्टम का वोल्टेज एक पर्टिकुलर लिमिट के नीचे आ जाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए अगर आपने 220 वोल्ट जो है, मान लीजिए आपका सेट वैल्यू है, ठीक है, इफ़ 220 इज योर सेट वैल्यू, और अगर ये जो है इस सेट वैल्यू के अगर नीचे आ जाएगा तो ये रिले आपका ऑपरेट करेगा। ये मैंने एग्जांपल लिखा है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या रखते हैं। उसके बाद है आपका इम्पिडेंस रिले। इम्पिडेंस रिले कैसे काम करेगा? इम्पिडेंस रिले काम करने का फंडा ये है कि ये क्या करता है कि आपके सर्किट का इम्पिडेंस को मेज़र करता है, मतलब इम्पिडेंस मेज़र करेगा, और अगर सर्किट का इम्पिडेंस किसी भी इंस्टेंट में एक पर्टिकुलर वैल्यू से अगर वेरी करेगा ज़्यादा तो ये रिले उस तब ऑपरेट करेगा, ठीक है। उसके बाद अंडर फ्रीक्वेंसी रिले क्या है? अब आपको देखिए, अब ओवर करंट समझ गए, अंडर वोल्टेज समझ गए, इम्पिडेंस समझ गए, अब अंडर फ्रीक्वेंसी रिले क्या है? अंडर फ्रीक्वेंसी रिले ये है कि जब आपके सिस्टम का फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के नीचे जैसे ही जाएगा रिले ऑपरेट करेगा। फॉर एग्जांपल आपके सिस्टम का जो है फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है। अब मान लीजिए कि आपने इसको सेट वैल्यू रखा, मतलब आपने एरर रखा कि 50.2 से लेकर के, है ना, 49.8 तक अगर फ्रीक्वेंसी अगर होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही इस लोअर वैल्यू के नीचे फ्रीक्वेंसी जाएगा, इस लोअर वैल्यू के जैसे नीचे फ्रीक्वेंसी जाएगा, आपके सर्किट को ट्रिप करना है या फिर आपके रिले को ऑपरेट करना है। तो ये है अंडर फ्रीक्वेंसी का काम। ये आपका सेट वैल्यू है। सेट वैल्यू आपके ऊपर डिपेंड करता है, यू कैन कीप एनी सेट वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन योर सिस्टम। उसके बाद है डायरेक्शन रिले। डायरेक्शन रिले का काम है कि जो भी करंट का डायरेक्शन है अगर वो रिवर्स करता है तो उस केस में ये ऑपरेट करेगा, है ना। डायरेक्शन रिले का है कि अब डायरेक्शन किस चीज़ का होगा? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डायरेक्शन किस चीज़ का होता है? करंट का होता है। तो अब बेसिकली अगर करंट का डायरेक्शन चेंज करेगा तो वोल्टेज का भी डायरेक्शन चेंज करेगा। तो अगर करंट का डायरेक्शन जैसे ही चेंज करेगा रिले ऑपरेट करेगा और आपका जो है सिस्टम को ये ट्रिप सिग्नल भेज देगा। तो ये है इसको हम थोड़ा सा डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ये है आपके सिलेबस में, बट बेसिकली ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था तो इसीलिए मैंने बता दिया कि ये टेक्नोलॉजी के बेस पे क्या होता है और फंक्शन के बेस पे क्या होता है। तो ये जो लेक्चर है आपका, ये लेक्चर बेस्ड है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेज के ऊपर, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेज में आपके सिलेबस में दिया हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दो चीज़ दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन जो है ये काम करता है AC एज वेल एज DC दोनों पे। ये जो है कभी कभी ये MCQ में आता है और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाता है, क्योंकि इसमें आपसे पूछ सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन रिले जो है वो विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी कैन बी सेंस्ड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेज? AC DC, नन ऑफ दीज। तो AC DC हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस चीज़ के ऊपर बहुत गौर करना है हमें, ये MCQ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ जो है आपके JEE वगैरह के पेपर में भी छोटा मोटा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अब इसका प्रिंसिपल क्या है अट्रैक्शन का, कि इसमें एक आर्मेचर होता है और आर्मेचर जो है वो अट्रैक्ट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है या प्लंजर होता है, उसके तरफ ये अट्रैक्ट होता है जब भी आपका कोई ऐसा सिचुएशन आता है जो फॉल्ट कंडीशन है या शॉर्ट सर्किट कंडीशन है। तो उस केस में करंट बहुत ज़्यादा होता है। करंट ज़्यादा होने की वजह से जो फोर्स जनरेट होता है करंट की वजह से, मैग्नेटिक फोर्स जो जनरेट होता है करंट की वजह से, वो उस आर्मेचर को अपनी तरफ खींचता है, और जब आर्मेचर को अपनी तरफ खींचेगा तो सर्किट ट्रिप करेगा। जैसे एक ले लेते हैं, एक है आपका अट्रैक्टेड आर्मेचर टाइप रिले। देखिए इसमें क्या है कि इट कंसिस्ट ऑफ लैमिनेटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक M, ये लैमिनेटेड है, कैरिंग ए कॉइल C, ये आपका कॉइल है ये वाला, एंड अ पाइवेटेड लैमिनेटेड आर्मेचर, ये आपका पाइवेटेड आर्मेचर है, ये नीचे वाला, ठीक है, ये है। तो आर्मेचर को हम जो है बैलेंस करते हैं काउंटर वेट से, ठीक है, और इसमें स्प्रिंग लगा हुआ होता है इस तरीके से। वो स्प्रिंग को कंट्रोल जो है, स्प्रिंग एक्चुअली हम लगाते हैं कंट्रोलिंग के लिए। जो स्प्रिंग जो होता है बेसिकली वो कंट्रोलिंग फोर्स को जनरेट करने के लिए हम लगाते हैं, क्योंकि आप खुद सोचिए कि अगर कोई भी चीज़ अट्रैक्ट अगर होगा तो बहुत तेज़ी के साथ हो जाएगा, ठीक है, और उस चीज़ को बहुत स्मूथ ऑपरेशन के लिए आपको पीछे से कोई फोर्स खींच लगाना पड़ेगा। तो वही पीछे वाला फोर्स जो है वो स्प्रिंग जनरेट करता है।
क्योंकि स्प्रिंग से अगर आप कांटेक्ट करके रखेंगे और जब वो आगे की तरफ जाएगा तो स्प्रिंग उसको पीछे की तरफ खींचेगा, तो वो आराम से ट्रिप करेगा सर्किट। अब नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में क्या है, द करंट थ्रू द रिले कॉइल सी ऐसा होता है कि इसमें जो आपका आर्मेचर है वो बस काउंटर वेट से बैलेंस रहता है, ठीक है। इसमें नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में ये कॉइल उतना करंट जनरेट नहीं करता है जिसकी वजह से आपका ये आर्मेचर जो है वो ट्रिप सर्किट को सिग्नल भेज सके। लेकिन जैसे ही शॉर्ट सर्किट होता है इसमें करंट का वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाता है, और करंट का वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से इतना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है कि वो आर्मेचर को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, और ये जो है फिर ट्रिप सर्किट की तरफ उसको सिग्नल भेज देता है, ठीक है। तो ये है आपका बेसिकली हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन में यही फंडामेंटल रहने वाला है। अभी आप देखेंगे कि जितना भी अट्रैक्शन टाइप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले है सभी में यही फंडा होगा कि नॉर्मल वैल्यू पे उतना मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू नहीं होगा, जब एब्सर्ड कंडीशन होगा या फिर जब फॉल्ट कंडीशन आएगा उस केस में इतना फील्ड जनरेट हो जाएगा, इतना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, इतना मैग्नेटिक फोर्स जनरेट हो जाएगा कि वो आर्मेचर को अट्रैक्ट करेगा और उस अट्रैक्शन की वजह से ट्रिप सर्किट की तरफ सिग्नल चला जाएगा। बस कंस्ट्रक्शन में डिफर है, बाकी ऑपरेशन बेसिक प्रिंसिपल सेम है। अब ये सोलेनॉइड टाइप रिले में भी देखिए वही काम है, इसमें भी एक कॉइल है और ये आयरन प्लंजर है, ये ट्रिप सर्किट की तरफ है, ठीक है। तो नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में ये जो है जो आपका रिले कॉइल के थ्रू सी करंट इतना ही, मतलब इतना ही होगा कि बस वो प्लंजर को होल्ड करके रख सके, ठीक है। मतलब कि ग्रेविटी और जो ग्रेविटी का फोर्स है उसको बस बैलेंस करेगा, क्योंकि जब प्लंजर आप लगाइएगा तो उसका एक mg नीचे की तरफ लगेगा, तो नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में जो करंट के जो कॉइल है उसमें उतना ही करंट आएगा कि बस उसको जो है उसको बैलेंस करेगा। लेकिन जब करंट का वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा उससे जो फोर्स जनरेट होगा वो इस प्लंजर को ऊपर की तरफ खींचेगा और फिर ये ट्रिप सर्किट की तरफ निकल जाएगा और वो ट्रिप को सिग्नल भेज देगा। यही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे भी कि अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन द करंट टू द रिले कॉइल सी इज सच दैट इट होल्ड द प्लंजर बाय ग्रेविटी और स्प्रिंग इन द पोजीशन, ठीक है। अब जब फॉल्ट होगा तो ऑन द ऑकरेंस ऑफ ए फॉल्ट द करंट थ्रू द रिले कॉइल बिकम्स मोर देन द पिकअप वैल्यू। पिकअप वैल्यू जैसे ही ज़्यादा होगा तो दिस कॉजेज द अट्रैक्शन ऑफ द प्लंजर टुवर्ड द सोलेनॉइड। द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ प्लंजर क्लोजेस द ट्रिप सर्किट एंड दिस ओपन्स द सर्किट ब्रेकर एंड डिस्कनेक्ट द फॉल्टी सर्किट, है ना। बस फंडा वही है कि नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में फोर्स उतना ज़्यादा नहीं होगा, जब एब्सर्ड कंडीशन होगा या फिर जब इम्बैलेंस कंडीशन होगा उस कंडीशन में आपका करंट का वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगा और इतना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा कि उसकी वजह से आपका जो आर्मेचर है वो अट्रैक्ट होगा ट्रिप सर्किट को सिग्नल भेजने के लिए। आफ्टर दैट द नेक्स्ट थिंग इज़ योर बैलेंस बीम टाइप रिले, है ना। बैलेंस बीम टाइप रिले में क्या है आपका कि ये जो आपका प्लंजर है या फिर आर्मेचर है वो बैलेंस रहेगा। ये देखिए एक पाइवट लगा हुआ है यहाँ पे, इस पाइवट पे ये बैलेंस किया हुआ है, ये स्प्रिंग इसको ना बैलेंस करके रखता है। और फिर वही नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में ये जो होगा कि बस ये बीम जो है हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रहेगा। लेकिन अब देखिए ये फील्ड को, ये फिक्स कॉइल है, अब इसमें जब करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बढ़ेगा, इसके द्वारा जो फोर्स है वो बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा तो ये वाला नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा तो ये कांटेक्ट ट्रिप सर्किट से लग जाएगा, ठीक है। ये आपका काम करेगा इस तरीके से। तो ये है आपका बैलेंस बीम टाइप रिले का ऑपरेशन। तो जैसा मैंने कहा कि हर एक का ऑपरेशन ऐसे ही रहेगा, कंस्ट्रक्शन डिफर है बस, और लेकिन वर्किंग प्रिंसिपल सबका सेम है कि नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन है, नॉर्मल में करंट का वैल्यू ज़्यादा नहीं होगा, कम होगा, है ना। और जब आपका फॉल्ट होगा उसमें करंट का वैल्यू ज़्यादा होगा और ये फिर ट्रिप करेगा। ये चीज़ें बस, ठीक है। तीनों में लगभग तीनों का वर्किंग प्रिंसिपल सेम है, कंस्ट्रक्शन अलग है। इसके बाद है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रिलेज। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है AC, तो दिस इज़ यूज्ड ओनली फॉर द AC क्वांटिटीज़। ये भी एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बनता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टाइप रिले जो है
कौन से क्वांटिटी के लिए हम यूज़ करते हैं। मतलब अगर आपके सर्किट में केवल एसी है तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रिले ही यूज़ करेंगे, और अगर एसी और डीसी दोनों है आपके सर्किट, मतलब कि कोई ऐसा सर्किट है जो आप एसी पे भी ऑपरेट करते हो और डीसी पे भी ऑपरेट करते हो, तो वो आप उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन यूज़ करेंगे। या फिर अगर आपके पास कोई सर्किट ऐसा है जो डीसी सर्किट है तो उसमें भी आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन यूज़ करेंगे। ठीक है, मतलब कि एसी डीसी इसके लिए अट्रैक्शन होगा, और अगर आपका केवल एसी क्वांटिटी है तो इसमें आप इंडक्शन टाइप रिले आप यूज़ करो। ठीक है, ये चीज़ है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रिले का बेसिक जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो इंडक्शन मोटर के वर्किंग प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि इसमें दो मैग्नेटिक फील्ड होगा, और दोनों मैग्नेटिक फील्ड जब आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो एक टॉर्क जनरेट होगा, उस टॉर्क की वजह से मूवमेंट होगा। बस ये जो इंडक्शन मोटर में हमने जो पढ़ा है कि हमें दो फ्लक्स चाहिए, है ना, दो फ्लक्स चाहिए। दो फ्लक्स अगर कोई भी फेज डिफरेंस है तो उस फेज डिफरेंस की वजह से दोनों के बीच में इंट्रैक्शन होता है, और उस फेज डिफरेंस की वजह से जो फोर्स है, नेट फोर्स है, वो एक टॉर्क जनरेट करता है। उस टॉर्क की वजह से आपका जो मूवमेंट होता है डिस्क का। ठीक है, ये चीज़ है। तो ये जो है इन्वॉल्व फॉर ये एसी क्वांटिटीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, और डीसी क्वांटिटी के लिए हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, एंड इंडक्शन रिले कंसिस्ट ऑफ ए पाइवेटेड एल्यूमिनियम डिस्क। देखिए ये एल्यूमिनियम डिस्क है, ये पाइवेटेड है, नीचे रहता है ये, इन टू अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी बट डिस्प्लेस इन टाइम एंड स्पेस। टाइम एंड स्पेस का मतलब हो गया फेज डिफरेंस। ठीक है, फेज डिफरेंस हो गया टाइम, अगर टाइम का डिफरेंस है तो फेज डिफरेंस आ गया, और स्पेस का मतलब हो गया कि अलग अलग। ठीक है, अलग अलग मतलब देखिए जैसे यहाँ पर एक है, एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है, एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है, दोनों के बीच में स्पेस का डिफरेंस है। ठीक है, और फेज डिफरेंस मतलब ये टाइम का डिफरेंस आ गया, मतलब फेज डिफरेंस हो गया। द टॉर्क इज प्रोड्यूस इन द डिस्क बाय द इंट्रैक्शन ऑफ वन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विद द करंट इंड्यूस इन द डिस्क बाय द अदर। ठीक है, तो अब टॉर्क कैसे प्रोड्यूस होता है कि एक मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो मेन मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो मेन मैग्नेटिक फील्ड जो है वो दूसरे वाले में मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करता है, और उस इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये आपका मेन मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, ये क्या करेगा, एक बगल वाले में एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करेगा, या उससे क्या होगा, ईएमएफ आपका जनरेट होगा। उस ईएमएफ की वजह से जो करंट होगा, और उस करंट की वजह से जो फ्लक्स होगा, ठीक है, ये फ्लक्स और मेन फ्लक्स, ठीक है, ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे, और ये जो फ्लक्स होगा जो मेन मैग्नेटिक फील्ड से इंड्यूस्ड होकर के बना है, ये लैग करेगा आपका। ठीक है, तो जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का जो फ्लक्स है ना, मतलब जो बगल वाले में है, इट विल लैग द मेन मैग्नेटिक फील्ड, ये। ठीक है, और इस लैगिंग की वजह से एक नेट फोर्स जनरेट होगा, और वो फोर्स जो एक टॉर्क जनरेट करेगा, और उस टॉर्क की वजह से आपका डिस्क जो है वो मूव करेगा। अब ये तीन तरीके का होता है, ये है शेडेड पोल स्ट्रक्चर, वाट आवर मीटर और डबल वाइंडिंग स्ट्रक्चर, और तीसरा है आपका इंडक्शन कप स्ट्रक्चर। तो शेडेड पोल स्ट्रक्चर में जैसे आपने शेडेड पोल इंडक्शन मोटर में भी पढ़ा होगा आपने जो है, तो उसमें जैसा है कि ये आपका शेडिंग रिंग हम यहाँ यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस शेडिंग रिंग की वजह से क्या होता है कि दोनों साइड का जो फ्लक्स है वो आपस में फेज डिफरेंस आता है दोनों के बीच में। ठीक है, एक फेज एंगल होता है। बस अब आपको अगर वर्किंग प्रिंसिपल समझ में आ गया है कि इंडक्शन टाइप कैसे काम करता है, तो इसमें भी सारा कुछ वही चलेगा, बस कंस्ट्रक्शन डिफर होगा। बाकी प्रिंसिपल वही है कि हमारे पास दो फ्लक्स होंगे, दोनों फ्लक्स के बीच में एक फेज डिफरेंस होगा, उस फेज डिफरेंस की वजह से नेट फोर्स जनरेट होगा, वो फोर्स की वजह से आपका टॉर्क एक जनरेट होगा जो आपके डिस्क को रोटेट करेगा। हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टाइप रिले में यही फंडामेंटल लगेगा, कंस्ट्रक्शन डिफर करेगा। ठीक है, अब शेडेड पोल स्ट्रक्चर में देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ ए पाइवेटेड एल्यूमिनियम डिस्क, ये डिस्क है, पाइवेटेड है, सेंटर में ये घूमेगा,
टू रोटेट इन द एयर कैप ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। वन हाफ ऑफ ईच ऑफ द पोल मैग्नेट इज सराउंडेड बाई कॉपर बैंड नोन एज योर शेडिंग रिंग। ये देखिए यहाँ पे शेडिंग रिंग है और यहाँ पे आपका शेडिंग रिंग है। अब जो अल्टरनेटिंग फ्लक्स फाई एस है शेडेड पोर्शन में, ये जो है वो अनशेडेड पोर्शन से लैग करेगा, मतलब जो आपका फाई एस है इट विल लैग फाई यू, मतलब शेडेड पोर्शन का जो फ्लक्स है इट विल लैग द अनशेडेड पोर्शन से लैग करेगा बाई एन एंगल अल्फा, ठीक है। अब इन दोनों फ्लक्सेस के बीच में जो फेज डिफरेंस है ना, उसकी वजह से एक नेसेसरी टॉर्क जनरेट होगा जो डिस्क को रोटेट करेगा। तो इस तरीके से आपका जो है शेडेड पोल स्ट्रक्चर का जो रिले है वो ऐसे काम करता है। नेक्स्ट है आपका वाट आवर मीटर स्ट्रक्चर। अब इसमें वाट आवर मीटर स्ट्रक्चर में इसको हमने जो है इसका कंस्ट्रक्शन जो देखिए, एक ये आपका करंट आई है, ये प्राइमरी कॉइल हो गया, ये सेकेंडरी कॉइल हो गया। सेकेंडरी कॉइल जो है वो लोअर मैग्नेट के लिए हो गया और प्राइमरी जो हो गया वो अपर मैग्नेट के लिए हो गया, ठीक है। अब क्या है कि इट कंसिस्ट ऑफ है, इसमें भी आपका पाइवेटेड एल्यूमिनियम है, ठीक है, जो रोटेट कर सकता है। अब एक पोल यहाँ बनेगा, एक पोल यहाँ बनेगा, इसके बीच में रोटेट करने के लिए फ्री हो जाता है। द प्राइमरी वाइंडिंग कैरीज द रिले करंट I1 while the secondary winding is connected to the winding of the lower magnet। अब ये जो है ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, ये इसके साथ ये जो है वो सीरीज़ में कनेक्टेड, अगर आप देखिए ये पूरा सीरीज़ में कनेक्टेड है इस तरीके से, ठीक है। तो प्राइमरी करंट जो है वो I1 अब क्या करेगा, जो सेकेंडरी कॉइल है, जो प्राइमरी करंट क्या करेगा, जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड करेगा। उस ईएमएफ को इंड्यूस करने की वजह से ठीक है जो है वो लोअर मैग्नेट में एक फ्लक्स जनरेट होगा। और अब फिर वही बात है कि जो फाई 1 है वो आपका यहाँ पे मेन फ्लक्स है और जो आपका फाई 2 है, ठीक है, वो आपका इंड्यूस्ड फ्लक्स है। तो अब आपका जो है फाई 2 जो है वो लैग करेगा फाई 1 से, और इस लैगिंग की वजह से आपका जो है एक नेट फोर्स जनरेट होगा और वो फिर डिस्क को रोटेट करेगा। तो इसमें भी वही फंडामेंटल है, जैसा कि मैंने बताया कि प्रिंसिपल हर किसी का सेम है, कंस्ट्रक्शन जो है वो डिफर करेगा। लास्ट में आता है आपका इंडक्शन कप स्ट्रक्चर। इसमें भी वही फंडामेंटल है, इसमें भी हमारे पास 2 कॉइल हैं और ये बीच में इसका कप स्ट्रक्चर होता है, हॉलो सिलेंड्रिकल रोटर होता है जो एक्सिस पे रोटेट कर सकता है, ठीक है। तो इसमें आपका 2 स्टेटर पेयर होता है, स्टेटर पेयर 1, स्टेटर पेयर 2, ठीक है, ये 2 पेयर होते हैं आपके। तो इसमें फाई 1 और फाई 2 जो है वो 2 फ्लक्स जनरेट होते हैं और उन दोनों के बीच एक फेज डिफरेंस होता है, दे डिफर बाय ए फेज एंगल अल्फा, और जो टॉर्क होता है इट इज़ प्रोपोर्शनल टू फाई 1 इंटू फाई 2 इंटू साइन अल्फा, ठीक है। मतलब अल्फा जितना बढ़ेगा टॉर्क उतना बढ़ेगा और डिस्क जो है उतना स्पीड के साथ रोटेट करेगा, ठीक है। तो इसमें रोटेटिंग फील्ड फॉर द ट्रिप सर्किट जो है वो प्रोड्यूस होता है 2 स्टेटर पेयर ऑफ द कॉइल, ठीक है, ऑन द 4 पोल्स एज शोन। 4 पोल है, 1 2 3 4, इसके बीच में ही लगा हुआ है, ठीक है। द रोटेटिंग फील्ड इंड्यूसेस करंट्स इन द कप टू प्रोवाइड द नेसेसरी ड्राइविंग टॉर्क, ठीक है। अब इसमें जो है वही है कि जब दोनों फ्लक्स इंटरेक्ट करेंगे तो एक नेट फ्लक्स जनरेट होगा, वो फ्लक्स जो है वो कप में इंड्यूस करेगा करंट। अब वो कप का जो फ्लक्स है वो इंटरेक्ट करके आपका नेट फोर्स जनरेट करेगा, इस वजह से आपका जो है ये काम करेगा। तो ये जो लेक्चर था आपका, इसमें हमने देखा कि प्रोटेक्टिव रिलेज को हम जो है वो क्लासीफाई कैसे करते हैं और कितने तरह का होता है और वर्किंग प्रिंसिपल कैसा होता है। तो इसमें वी हैव कवर्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेज। तो नेक्स्ट के लेक्चर में आई विल ट्राई टू कवर स्टैटिक रिलेज, माइक्रो प्रोसेसर रिलेज एंड जो आपका है प्रोटेक्शन ट्रांसफार्मर। प्रोटेक्शन ट्रांसफार्मर में आपका आता है CT PT आ जाता है, तो उसको भी हम कवर करेंगे। सो बहुत ही सिंपल टॉपिक है ये रिले का, और इसमें जो है मेनली जो है इसमें वर्किंग भी इम्पॉर्टेंट है और MCQ भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसका, ठीक है।
तो इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।